Hello students, myself PP Singh. Welcome you all in e-lecture session. Subject is General Engineering Part 1 and topic is Mechanical Properties of Material. So in this topic, we will discuss the material, the classification of material and the different properties of the material. Material means padarth, means the substance or mixture of substances that constitutes an object. अर्थात जो भी सबस्टेंस या सबस्टेंस का मिक्सचर हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में प्रयोग करते हैं, उस सबस्टेंस को जो है मटेरियल कहते हैं. मटेरियल द सेंस पदार्थ जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में जिस जिस सबस्टेंस का प्रयोग करते हैं, जिस वो ही जो है उसका मटेरियल होता है. तो ये मटेरियल कई तरह का हो सकता है, जैसे कि ये प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है. ये लिविंग इन मटेरियल भी हो सकता है और नॉन लिविंग मटेरियल भी हो सकता है. अर्थात ये जो मटेरियल है इसके बहुत सारे गुण होते हैं. तो बेसिकली हम मटेरियल का स्टडी जो करते हैं तो उसको मटेरियल साइंस कहते हैं. मटेरियल साइंस बेसिकली इट इज़ ए स्टडी ऑफ मटेरियल, इट्स स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस. इसका मतलब अगर हम मटेरियल की स्टडी करते हैं, इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं और इसके एप्लीकेशंस का स्टडी करते हैं, उस साइंस की उस ब्रांच को हम मटेरियल साइंस कहते हैं. तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मटेरियल जो इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं, जो इंजीनियरिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं, तो उनको हम जो है इंजीनियरिंग मटेरियल कहते हैं. और इस जगह पर हम जहाँ मटेरियल शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मीनिंग जो है इंजीनियरिंग मटेरियल ही है. तो अब हम उसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि क्लासिफिकेशन मटेरियल्स का किस तरह से किया जाता है. सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है हम अलग अलग बेसिस पे करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जिसको हम औद्योगिक वर्गीकरण भी कहते हैं. दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं. और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो फैब्रिकेशन प्रोसेस अर्थात निर्माण विधि, किस तरह से वो मटेरियल बनाया गया है इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरह से जब हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो सबसे पहले लेके चलेंगे हम इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन. अर्थात इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में जो हम इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग में जो मटेरियल का प्रयोग करते हैं उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से हम उसे क्लासिफाई करते हैं. तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में मटेरियल को हम मेनली 3 तरह से डिवाइड करते हैं. नंबर 1 मेटेलिक या धात्विक मटेरियल्स, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स और तीसरा होता है कंपोजिट मटेरियल्स. मेटेलिक मटेरियल्स मीन्स धात्विक, नॉन मेटेलिक मीन्स अधात्विक और कंपोजिट को हम सम्मिश्रित पदार्थ कहते हैं. अब इसमें एक एक पार्ट लेके चलते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि ये मेटेलिक मटेरियल ये क्या होता है. तो मेटेलिक मटेरियल को हम फर्दर 2 हिस्सों में बांटते हैं, दैट इज़ फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल. फेरस मटेरियल मीन्स जिसका मेन कंस्टिट्यूंट्स मुख्य जो है अवयव लोहा होता है, फेरस होता है. तो ये जो मुख्य अवयव लोहा होता है आयरन, तो इसको जो है जो भी मटेरियल लोहे का बनाया जाता है या उससे जैसे हम आयरन को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिस तरह से पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, और इसके साथ स्टील वगैरह होती है. स्टील के भी अलग अलग प्रकार होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम जो है जो
मेटलिक मटेरियल्स हैं उनको फेरस मटेरियल इन द सेंस जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, लोहे से मिलकर के जो मटेरियल बनते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन फेरस, जिसमें जो है लोहे का परसेंटेज नहीं होता है। तो इस तरह के मटेरियल्स में हम जिंक हुआ, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये नॉन फेरस मटेरियल में आ जाते हैं। इसके बाद जो नॉन मेटलिक मटेरियल्स होते हैं, नॉन मेटलिक मटेरियल्स जो मेटल नहीं होते हैं, अर्थात वो जो है वुड भी हो सकते हैं, प्लास्टिक भी हो सकते हैं, रबर हो सकता है, लेदर, ग्लास और मार्बल। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम जो है नॉन मेटलिक मटेरियल्स में क्लासिफाई करते हैं। और तीसरा होता है हमारा कंपोजिट मटेरियल या सम्मिश्रित पदार्थ। तो कंपोजिट मटेरियल जो इनसे दो या दो से अधिक ये मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला करके जो पदार्थ बनते हैं उनको हम कंपोजिट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे फेरस मेटल्स में भी जो है कुछ अलग, जैसे कार्बन मिला करके या कुछ दूसरे मटेरियल्स को मिला करके, मेटल या नॉन मेटल को मिला करके हम अलग अलग तरह के मेटल्स बनाते हैं। तो ये जो जब हम दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को मिलाते हैं, चाहे वो फेरस हों, नॉन फेरस हों, कार्बन हों, ऑर्गेनिक हों, इनऑर्गेनिक हों, तो ये जो मटेरियल होते हैं मिक्सअप वाले मिक्सचर है ना, एक्चुअली दे आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल इनटू अनदर मेटल और नॉन मेटल। तो ये जो मटेरियल होते हैं उनको हम जिस मेटल में जिस क्या कहते हैं मेटल या नॉन मेटल में जो है ये इम्प्योरिटी या उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए अलग अलग जो मटेरियल मिलाए जाते हैं, उस तरह से जो मेटल बनती हैं उनको हम फेरस कंपोजिट मटेरियल में लाते हैं। तो ये जो है जैसे फेरस मेटल में जो हमारा स्टील हो गया, स्टील में स्टेनलेस स्टील हो गया, दूसरा हाई कार्बन स्टील हो गया, इसके बाद टूल स्टील हो गया। इस तरह से जो स्टील के अलग अलग प्रकार हैं, एक्चुअली स्टील इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कार्बन इन आयरन। तो ये भी जो है स्टील अपने आप में एक कंपोजिट मटेरियल है। दूसरा जो होता है जो नॉन फेरस जो मेटल्स होती हैं उनको मिला करके जो बनाए जाते हैं, जिसमें जैसे ब्रास हो गया, फास्फोरस ब्रॉन्ज हो गया, और भी दूसरे जो मटेरियल हैं जो मेटल जैसे जिंक में और अलग मटेरियल मिला करके हम अलग अलग तरह के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स बनाते हैं अलग अलग यूज के अनुसार। तो ये नॉन फेरस कंपोजिट मटेरियल हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है कार्बन पॉलीमर मटेरियल। कार्बन पॉलीमर मीन्स इसमें प्लास्टिक में कार्बन मिला करके जो मटेरियल बनते हैं, जैसे हमारा पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, या एपॉक्सी मटेरियल्स जो होते हैं उनको हम कार्बन पॉलीमर के रूप में क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा होता है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब कि जिसमें हम जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिला करके कोई तीसरा मटेरियल मिलाते हैं, जैसे हमारा आरसीसी हो गया, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो ये जो है ये भी एक कंपोजिट मटेरियल हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा रबर, फाइबर या कार्बन फाइबर प्लास्टिक जो होती है, या कार्बन प्लास्टिक जिसे बोलते हैं, तो उसको जो है भी हम कंपोजिट मटेरियल में
क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरह से हमने इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के रूप में देखा। अब जो दूसरा पॉइंट बताया था कि ये जो है यूटिलिटी के आधार पर, उसकी उपयोगिता क्या है मटेरियल की, उसके आधार पर अगर हमें जो है हाई टेम्परेचर मटेरियल चाहिए, जहाँ पर हाई टेम्परेचर है जैसे फर्नेस वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर हम जो हाई टेम्परेचर मटेरियल यूज करेंगे। दूसरा, अगर हमें लो टेम्परेचर पर कोई मटेरियल यूज करना है जिससे उसका जो है ना कोई कंस्टिट्यूंट्स और उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो, तो हम लो टेम्परेचर मटेरियल यूज करेंगे। जहाँ पर हमें ज़्यादा सामर्थ्य या स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, मजबूत स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज करते हैं। जहाँ पर हम चाहते हैं कि वियर एंड टियर बहुत कम हो, अर्थात उसकी जो घिसावट मतलब लॉन्ग लाइफ हो और उसको घिसे नहीं यूज में, उसके वहाँ पर हम जो है वियर रेजिस्टेंट मटेरियल का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमें ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जहाँ इसमें करोजन नहीं लगे, जंग नहीं लगे, ठीक है, तो उसमें हम जो है करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन न करे, वहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम यूटिलिटी के ऊपर मटेरियल को अलग अलग तरह से बांटते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स जिनके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैग्नेटिक मेटल्स होती हैं, न्यूक्लियर मेटल्स होती हैं, हीट कंडक्टर मेटल्स होती हैं। तो ये जो मेटल्स होती हैं इनको हम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार जो है इनको बनाया जाता है, स्पेशल यूज के अनुसार। जहाँ पर जिसका यूज होता है उसी तरह से उस मेटल में उसके गुणों को डेवलप किया जाता है दूसरी मेटल को या नॉन मेटल को मिला करके। अब आते हैं कि ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो आती है वो है स्ट्रेंथ। कोई भी मटेरियल जो है, सभी मटेरियल बराबर लोड सहन नहीं कर सकते। कुछ जो है कम लोड लगाने पर टूट जाते हैं, कुछ जो ज़्यादा लोड लगाने पर टूटते हैं। जिस तरह से लकड़ी होती है वो जल्दी टूट जाती है और जो लोहा होता है वो ज़्यादा लोड पर नहीं टूटता है। तो ये स्ट्रेंथ, इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विदस्टैंड वेरियस फोर्सेस टू विच इट इज़ सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इन टेस्ट और इन सर्विस। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं, कोई भी मेंबर हम बना रहे हैं, मशीन पार्ट्स जो हम बना रहे हैं, वो कितना फोर्स को सहन कर सकता है, कितने लोड को सहन कर सकता है, जो लोड टेस्टिंग के टाइम पर या उसके यूज के टाइम पर, सर्विस के टाइम पर लग सकता है। अर्थात अगर हमें कोई चीज़ मजबूत चाहिए तो वो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर जहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम कम स्ट्रेंथ वाले मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रेंथ बेसिकली इट इज़ एबिलिटी टू विदस्टैंड वेरियस फोर्सेस और वेरियस लोड्स टू विच इट इज़ सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इन टेस्ट और सर्विसेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस, जिसको हम कठोरता कहते हैं। कठोरता जैसे प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट टू पेनिट्रेशन, कटिंग, स्क्रैचिंग और इंडेंटेशन। मीन्स कौन सा पदार्थ कितना ज़्यादा कठोर है, वह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि उस पर जो है अगर हम उसको कट करते हैं, उस पर स्क्रैच करते हैं, उसको पेनिट्रेशन करते हैं या उस पर कोई हम डिम्पल मार्क करते हैं, तो जितना ज़्यादा ये कटिंग, पेनिट्रेशन, स्क्रैचिंग में जितना ज़्यादा लोड लगाना पड़े उतना ही ज़्यादा वो मटेरियल हार्ड होता है। अर्थात अगर हमें ये चेक करना हो कि कौन सा दो मटेरियल में कौन सा मटेरियल हार्ड है, तो जो मटेरियल, दोनों मटेरियल को हम
एक दूसरे से के संपर्क में लाते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो जो मटेरियल स्क्रैच बना देता है वो तो मटेरियल हार्ड हो गया, और जिस पर स्क्रैच बन गया वो जो है उसकी हार्डनेस कम हो गई। इसका मतलब वो उसकी तुलना में सॉफ्ट हो गया। तो ये जो हार्डनेस, दिस इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो है कि इलास्टिसिटी मीन्स प्रत्यास्था। इसको हम डिफाइन करते हैं, इफ whole of the stress produced by a load disappears completely on removal of the load। सीधे शब्दों में इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है या लोड लगाया जाता है तो उसमें स्ट्रेस सेटअप हो जाते हैं, और ये स्ट्रेस जो है ये लंबाई में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर चेंज इन वॉल्यूम किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो अगर जो है लोड लगते हैं तो उसमें जो है स्ट्रेस सेटअप हो जाता है, और अगर हम लोड को हटा दें तो वो जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब जो भी उसमें परिवर्तन हुआ था लोड लगने के बाद वो टोटली डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। अर्थात अगर जो है किसी चीज़ में हम बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और ये जो है बल हटा दें तो वो जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इस चीज़ को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन इन अदर वर्ड्स, इफ ए मटेरियल regains its original shape when external load is removed, then we say it is elastic material। अगर हम किसी मटेरियल पर टेंशन लगाते हैं या टेंसाइल बल लगाते हैं, तनाव वाला बल लगाते हैं, और उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और उसको हटाने के बाद अगर वो जो है अपनी ओरिजिनल लंबाई में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इलास्टिक मटेरियल है। अब नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी मीन्स अप्रत्यास्था। ये जो है इलास्टिसिटी का अपोजिट प्रॉपर्टी है। मीन्स दिस is the property which enable the deformation of permanent deformation when load is removed। means plasticity is a property of a material that enables the formation of permanent deformation when load is removed, or to retains the deformed shape after removal of the force। अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है, मान लो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, और उसमें से अगर हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो उसकी जो डिफॉर्मेशन है, जो लंबाई में वृद्धि है, वो परमानेंट रहती है, अर्थात वो डिफॉर्म्ड पोजीशन में ही रहता है। इट don't regains its original shape and size, then we say it is plastic material। प्लास्टिक मटेरियल मीन्स अगर हमने लोड लगाया तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद लोड हटा लिया तो वो डिफॉर्म्ड ही रहेगा, अपनी शेप में, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो इस गुण को हम जो है प्लास्टिसिटी या अप्रत्यास्था कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी मीन्स तन्यता। इसको हम डिफाइन करेंगे, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड इलोंगेशन और बेंडिंग। मीन्स कोई भी मटेरियल जो लंबाई में वृद्धि को या बेंडिंग को, बेंड होने की या इलोंगेट होने की, मीन्स लंबाई में वृद्धि की जो क्षमता होती है, उस जो प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं।
इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि अगर हम किसी भी मटेरियल को तार के रूप में खींच सकें या उसके हम तार बना सकें तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, या इस गुण को जो है डक्टिलिटी कहते हैं। इसका मतलब जो मटेरियल डक्टाइल होता है उससे हम जो है तार बना सकते हैं। इसका मतलब उसका एक्सट्रूशन हो सकता है। एक्सट्रूशन मीन्स इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, वो हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस, जिसको हम भंगुरता कहते हैं। ब्रिटलनेस मीन्स लैक ऑफ डक्टिलिटी, अर्थात अगर डक्टिलिटी कम है तो वो ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ पर हैमर से जो है उसको जो है हैमरिंग करते हैं, हैमर से उसको जो है वर्क करते हैं या शॉक देते हैं, तो वो जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है, टूट जाता है। इट मीन्स उसमें कोई भी डक्टिलिटी नहीं है, वो जो है लोड लगाने पर, एक्सटर्नल लोड लगाने पर या सडन जर्क लगाने पर वो जो टूट जाता है। तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल अगर हम उस पर लोड लगाते हैं तो अगर वो टूट जाए तो जो है उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। जिस तरह से कि अगर जो है जो हमारा साल्ट होता है तो उसको अगर हम थोड़ा सा भी हिट करें तो वो टूट जाएगा, वो बढ़ता नहीं है, ठीक है ना, लंबाई में बढ़ेगा ना, वो फ्लैट होगा, वो टूट जाएगा। तो ऐसे इस तरह की जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल जितना ज़्यादा ब्रिटल होगा उतनी ही डक्टिलिटी उसमें कम होगी, और जितनी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी उसकी ब्रिटलनेस उतनी ही कम होगी। इसका मतलब ये उसका अपोजिट है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फटीग, जिसको हम श्रांति कहते हैं। दिस इज द फिनोमिना दैट लीड्स टू फ्रैक्चर अंडर फ्लक्चुएटिंग और रिपीटिंग लोड। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मटेरियल जिस पर हम लोड लगाते हैं और नॉर्मल लोड में वो जो है मतलब सपोर्ट कर लेता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो फेल नहीं होता है, उसमें कोई भी क्रैक नहीं होता है। लेकिन अगर हम जो है उस पर फ्लक्चुएटिंग लोड लगाते हैं, फ्लक्चुएटिंग मीन्स कम से ज़्यादा, कम से जो है मिनिमम से मैक्सिमम किया, मैक्सिमम से मिनिमम किया, या ये पहले जो है उसको एक डायरेक्शन में किया फिर दूसरी डायरेक्शन में लोड लगाया, तो ये जो बार बार रिपीटिंग लोड लगते हैं, तो जो मटेरियल रिपीटिंग लोड में फ्रैक्चर हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो उनको हम ऐसे मटेरियल्स को फटीग कहते हैं। इसमें फटीग जो है डेवलप हो गई। अर्थात जैसे हम नॉर्मल वे में देखें कि अगर हम किसी तार को तोड़ना होता है तो पहले हम एक डायरेक्शन में बेंड करते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन में बेंड करते हैं, फिर जब नहीं टूटता है तो बार बार करते हैं, तो 3-4 बार करने पर या 5-6 बार करने पर एक डायरेक्शन, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इस तरह से जो है वो टूट जाता है। तो इस जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर इट लीड्स टू फ्रैक्चर, जिसमें मटेरियल टूट जाता है जब उस पर फ्लक्चुएटिंग लोड या रिपीटिंग लोड कम से ज़्यादा, ज़्यादा से फिर कम, कम से फिर ज़्यादा, या पॉजिटिव या नेगेटिव बल लगते हैं। पहले उसमें तनाव वाला बल लगा, फिर उसमें जो संपीड़न वाला या टेंसाइल एंड कंप्रेशन जो फोर्स लगते हैं, तो उसमें जो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है, फेल हो जाता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को फटीग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी क्रीप, जिसको हम विसर्पण कहते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी इन विच slow plastic deformation of metal takes place under constant stress or under prolonged loading at high temperature। अर्थात अगर हम किसी भी मेटल को अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लगा करके, लोड लगा करके छोड़ देते हैं एक लंबे समय के लिए, तो उसमें बहुत ही
स्लो प्रोसेस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, अर्थात वो जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, वो इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब अगर उसकी लंबाई बढ़ी हुई है तो वो लंबाई बढ़ी हुई ही रहेगी। तो इस जो है पर्टिकुलर लंबाई जो एक कांस्टेंट स्ट्रेस या कांस्टेंट लोड लटकाने के बाद, लंबे समय तक लटकाने के बाद, क्योंकि कम समय के लिए लटकाएंगे तो फिर वो जो है उसको रिमूव कर देंगे तो वो जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर जो है लगातार वो लटका हुआ रहता है तो ये फिर वो मटेरियल वो उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो परमानेंट जो है खिंच जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्रीप कहते हैं। ये जो है हाई टेम्परेचर पर भी बहुत ज़्यादा मिलती है, कम टेम्परेचर कम मिलती है, लेकिन कम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर हो, लेकिन लोड जो है अल्टीमेट लोड से बराबर है या उससे थोड़ा सा कम है, तो ये जो है क्रीपिंग फिनोमिना इट विल टेक प्लेस, ये जो है देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैलिएबिलिटी या कुट्यता। मैलिएबिलिटी इट इज ए प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट रप्चर। बिना कोई भी मटेरियल, बिना टूटे हुए, बिना फ्रैक्चर हुए, बिना फेल हुए, अगर वो जो है उस पर हैमरिंग की जाती है, हथौड़े से उस पर प्रहार किया जाता है, तो वो जो है एक थिन शीट, पतली शीट चादर के रूप में शेप ले लेता है, पतली चादर का शेप ले लेता है, या इसको हम जो है पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। मीन्स पहले थी डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी में क्या होता है कि मटेरियल को हम जो है वायर के रूप में खींच सकते हैं, और ये है मैलिएबिलिटी, ये जो है शीट के रूप में, अर्थात जो चीज़ मैलिएबल होगी वो जो है डक्टाइल भी होगी। इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अभी यहाँ पर इतना समझना है कि जिस चीज़ को हम पीट करके शीट बना सकते हैं, तो जितनी आसानी से वो शीट बन जाती है बिना टूटे हुए, उसी चीज़ को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है टफनेस, इसको टीनेसिटी या कड़ापन। अब ये टीनेसिटी क्या होती है? दिस इज द स्ट्रेंथ विच with which the material opposes the rupture। मीन्स ये टोटल स्ट्रेस जो एक मटेरियल जो है उस पर फ्रैक्चर होने से पहले तक सहन कर सकता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि इसी तरह की डेफिनेशन जो है स्ट्रेंथ में भी थी, उसमें था कि कोई भी मटेरियल बिना फेल हुए जितना मैक्सिमम लोड ले सकता है, तो वो तो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। ये जो टफनेस है ये डिपेंड करती है एनर्जी के ऊपर, कि कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी, द एनर्जी विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय ए मटेरियल अप टू द पॉइंट ऑफ रप्चर। कोई भी मटेरियल फेलियर होने से पहले तक जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है, उसको हम जो है टफनेस कहते हैं। मीन्स टफनेस इज डायरेक्ट इंडिकेशन, अगर टफनेस ज़्यादा है तो वो जो है ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और टफनेस कम है तो वो जो है कम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ज़्यादा एनर्जी लगाई तो वो जो है रप्चर हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम नम्यता कहते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू बेंड इन आर्क शेप। जब हम उसको वायर के रूप में निकाल देते हैं, बना देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी को डक्टाइलिटी, मटेरियल डक्टाइल, और जिसको हम आर्क शेप में दे सकें। अगर हम किसी भी मटेरियल को बेंड करके उसको एक आर्क शेप में कन्वर्ट कर सकें, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो इस तरह से हमने मटेरियल
की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी किया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।